हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले जो भी विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर शुरुआत से देखें, क्योंकि हम इंग्लिश की क्लास एकदम स्टार्ट से करा रहे हैं। तो और आगे भी चैनल को शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी बचे हैं वो भी पढ़ सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ये सभी चीजों को पढ़ने का मकसद है कि ग्रामर को बढ़िया से समझने के लिए, क्योंकि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होती है। तो आइए जानते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या होती है, जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं। Which does work in a sentence is called subject। यानी which does work in a sentence is called subject। यानी सेंटेंस में जो काम को करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो काम को करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ भी बोलते चलिएगा, तभी मजा आएगा दोस्तों। और जितना आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और जुड़ेंगे जब हमारे चैनल को शेयर करिएगा। बिंदु सर गया, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और काफी आगे शेयर कीजिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं और भी डेफिनेशन के माध्यम से। एक इसका और डेफिनेशन है कि डूयर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी डूयर का मतलब होता है करने वाला। डूयर का मतलब करने वाला, यानी काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। राजू इज कुकिंग फूड। देखिए कहता है राजू इज कुकिंग फूड। राजू भोजन बना रहा। तो इसमें काम कौन कर रहा है? राजू, क्योंकि बनाने का काम हो रहा, बना कौन रहा? राजू। तो यहाँ पर राजू जो है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट का डेफिनेशन है विच डज वर्क इन ए सेंटेंस, जो काम को करता है। अब आइए हम लोग जानते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कार्य को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कार्य को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और आइए अगला डेफिनेशन के माध्यम से भी समझते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। यानी इसका मतलब हुआ
कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो हो रहा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में जो कुछ हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे अभी हम लोग लिखें राजू इज कुकिंग फूड, तो देखें इस सेंटेंस में कि काम कौन कर रहा है, राजू। राजू तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन काम हो रहा है क्या, तो कुकिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कुकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। कुकिंग क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि वर्ब का डेफिनेशन है एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो कार्य है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या व्हाट इज गोइंग ऑन इन ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो कुछ हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिएगा, वर्ब इज डूइंग वर्क, यानी जो कार्य हो रहा है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी वर्ब इज डूइंग वर्क। अब आइए हम लोग समझते हैं वर्ब को बढ़िया से। अब हम लोग वर्ब के फॉर्म के बारे में जानते हैं, वर्ब के फॉर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके कई फॉर्म होते हैं। जैसे देखिएगा, इसके 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म V1 होता है, सेकेंड फॉर्म V2, और थर्ड फॉर्म V3, और फोर्थ फॉर्म V4, और फिफ्थ फॉर्म V5। ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब को, जिसमें V1 यानी पहला फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। सेकंड यानी V2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। उसी प्रकार V3 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये और ये सेम होते हैं। और V4 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। इस प्रकार वर्ब के कितने फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म हो गए। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं थोड़ी सी। जैसे गो जो है V1, तो इसके 5 फॉर्म में रूप चेंज होते रहता है। जैसे V2, V3, V4, V5। तो V1 में गो होता है, जिसका मतलब होता है जाओ, जिसका मतलब क्या था, जाओ। V2 में होता है वेंट, जिसका मतलब होता है गया। V3 जिसका रूप होता है गॉन, और इसका मीनिंग होता है चला गया। उसी प्रकार V4 जो होता है गोइंग, और इसका अर्थ होता है जा रहा है। और V5 जिसका रूप होता है गोज, और इसका फॉर्म यानी इसका अर्थ होता है जाता है। तो इस प्रकार एक फॉर्म यानी एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। उसी प्रकार हम एक और लेते हैं कम, तो इसका मतलब था आओ, इसका मतलब क्या था, आओ। इसी का अगर V2 करें केम, इसका मतलब था आया। उसी प्रकार V3 कम, इसका मतलब था आ गया। और V4 होता है कमिंग, जिसका मतलब था आ रहा है। और V5 होता है कम्स, इसका मतलब होता है आता है। तो इस प्रकार वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग देखें। अब कुछ पॉइंट जो है उसको याद रखने योग्य है, उसे ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट पॉइंट।
by adding ing in verb we make V4। यानी वर्ब में हम लोग ing लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं, V4 बनाते हैं। जैसे देखिए गो है और इसमें हम लोग ing लगा क्या बनाए, V4। उसी प्रकार ये पहला नोट, दूसरा समझेगा by adding s या es in verb we make V5। तो ये दो पॉइंट जो हैं आपको याद रखने योग्य है। अब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होती है। आपको लगे फास्ट है तो वीडियो को पॉज कर और कॉपी कलम लेकर के बैठें, उसके बाद लिखते जाएं, तभी मजा आएगा दोस्तों। और चैनल को जितना से ज्यादा शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग भूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं सिर्फ। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। ऑन विच वर्क इज डन, ऑन विच वर्क इज डन एंड इट्स shown effect in a sentence is called object। देखिए करा ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो ऑन विच वर्क इज डन एंड इट्स शोन अफेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब या सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो ऑन विच वर्क इज डन यानी जो काम हो जाता है, जो काम हो जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। या जो अफेक्ट यानी प्रभाव पड़ता है जिस पर, अफेक्ट माने क्या होता है, प्रभाव पड़ना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज ईटिंग ब्रेड। तो देखिए यहां पर ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ही है जो काम को कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खाने का, तो खाने का काम कर रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब। उसी प्रकार क्या खाया, काम क्या हुआ, तो ब्रेड खाने का काम। यानी इफेक्ट किस पर पड़ रहा, प्रभाव किस पर पड़ रहा, रोटी पर, कि खाते खाते रोटी क्या हो जाएगा, एक बार समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। समझिएगा, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं समझिएगा। पहली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। और चौथी होती है आपका पैसिव ऑब्जेक्ट। हम लोग एक सिंपल समझते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आइए हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है। देखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, समझेगा। द नॉन लिविंग थिंग कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट
is called direct object। कह रहा है छोटो कि द नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग का मतलब निर्जीव, निर्जीव चीजें, कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर नॉन लिविंग थिंग आता है तो उसे हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझिएगा कि he is building a house, करा वह एक घर बना रहा। अब देखिए बना कौन रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? तो बना रहा है, यानी बनाने का काम कर रहा है। तो यह क्या हो गया? वर्ब। अब क्या बनाया? कौन सा काम हुआ? तो घर बनाने का काम हो गया। इफेक्ट किस पे पड़ा? घर पर, कि घर बन गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन समझनी है कि यह कौन सी प्रकार की ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कि द नॉन लिविंग थिंग इज कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग थिंग आती है, ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग थिंग आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाउस, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी घर क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए बोलने पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बोलिए, क्योंकि बोलिएगा तो रात में अच्छे अच्छे सपना आएंगे, कटरीना कैफ। और हंसना मुस्कुराना बहुत चीज अच्छी चीज है, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से आपको रात के अच्छे अच्छे सपने आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी हंसना किसी के लिए दुर्भाग्य भी हो जाता है। जैसे रात के लोग अगर चुड़ैल हंसना शुरू कर दे तो आपको क्या पोजीशन पहुंच जाएगी, तो समझिएगा। अब आगे हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? तो द लिविंग थिंग कमिंग as an object is called indirect object। यानी कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिविंग थिंग आ जाए, लिविंग थिंग यानी सजीव चीजें, तो उसे हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, पापा लव्स यू। तो देखिए पापा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। लव्स क्या हो गया? वर्ब। और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सी हो गया? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यू क्या हो जाएगा? जब भी पापा तुम्हें प्यार करते थे तुम क्या हो? सजीव। तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के बारे में। वो क्या होती है समझिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिएगा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है समझिएगा। तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, and themselves coming as an object is called reflexive object।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अगर माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आता है तो इसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? रिफ्लेक्सिंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिफ्लेक्सिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, किल्ड हिमसेल्फ, यानी इसका मतलब हो गया कि उसने स्वयं को मार दिया, खुद को मार दिया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? आपका रिफ्लेक्सिंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिफ्लेक्सिंग ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार हम लोग समझते हैं आगे पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या समझना? पैसिव ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है समझिएगा। तो कहता है when by plus object coming as an object is called passive object। कहता है जब बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता हो ऑब्जेक्ट की जगह पर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, he is beaten by you। तो देखिए यह एक पैसिव सेंटेंस है जो हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक इंग्लिश के बारे में जान रहे हैं और बेसिक इंग्लिश में हम लोग उन चीजों को पढ़ लेंगे ताकि आगे ग्रामर में हमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप पीछे वीडियो छोड़ चुके हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हर एक वीडियो देखें, लेसन बाय लेसन, यानी एक के बाद एक वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आप ऐसा करेंगे, क्योंकि बीच में जब देखिएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, दिक्कत होगी। इसलिए स्टार्ट से देखना प्रारंभ करें। तो देखिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? पैसिव ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? पैसिव ऑब्जेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस में आप लोगों को पहचानना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। तो आइए अब हम इन सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। आप भी पहचानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए राहुल क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब, जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के या वीडियो जरूर पढ़ें। इसके बाद डिसाइडेड मेन वर्ब, द टीम ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया। आगे समझिए, इसमें माय फ्रेंड, अब हम लोग इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अगर हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं तो फिर राहुल क्या है? यह भी एक प्रकार की सब्जेक्ट है। तो सोचने वाली बात है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझिए अभी आप इसे रोक करके रखिए, उसके बाद देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस हम इसलिए लिए राहुल माय फ्रेंड, ये हम पूरी को सब्जेक्ट कहेंगे, ये भी कहना उचित नहीं। हम लोग सिर्फ पढ़े हैं और नॉर्मल लेवल पे कि सब्जेक्ट, लेकिन ये हाई लेवल की थोड़ी समझनी है कि राहुल माय फ्रेंड। तो राहुल माय फ्रेंड पूरी को सब्जेक्ट कहना उचित है। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है जो काम को करता है और उसका कुछ भाग होता है, ये नहीं कि हम सभी को सब्जेक्ट कर देंगे। तो देखिए समझने की बात है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट का परिभाषा पढ़ें, जो काम को करता है। विच डज वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम को करता है सेंटेंस में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसको पढ़ने से मतलब समझिए, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड किसको कह रहे हैं? राहुल को कह रहे हैं। कह रहे हैं किसको? राहुल को। तो राहुल एकदम क्या है?
सब्जेक्ट। अगर हमको सब्जेक्ट ये पता चल गया, इसका मतलब, और हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता, वर्ब, उसके बाद क्या होता, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक और सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, समझिएगा, हम लोग माय फ्रेंड किसको बोल रहे हैं, राहुल को। तो जिसको बोला जाता है, उसको कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। या और सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, पहले। यानी जब भी होगा तो सब्जेक्ट कहाँ होगा, पहले। तो कहिएगा माय फ्रेंड क्या होगा, तो माय फ्रेंड आप लोग कहते हैं सब्जेक्ट। यह भी एक प्रकार की सब्जेक्ट है, लेकिन ये राहुल का क्या बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। यह एक सब्जेक्ट है, लेकिन यह क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एडिशनल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या हो गया, तो एट्रीब्यूट उसी को कहते हैं जो सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बताए। अब ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। अब उसी प्रकार आगे देखिए इस समझना है, अरेंजमेंट। जब तक आप अरेंजमेंट सही नहीं रखेगा, सब्जेक्ट के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम कुछ आप लोगों को सामने एक सेंटेंस बोलते हैं, कुछ सेंटेंस, उसको समझिएगा। जैसे आपको कहें ताजी भैंस की दूध पिलाओ, आप सोचिए, ताजी भैंस की दूध पिलाओ, इसमें दिक्कत क्या है, अरेंजमेंट सही नहीं है। उसी प्रकार आपको कहें बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। और सेंटेंस देखिए, मेरे कुंवारे पापा ने लड़की देखी। तो देख रहे हैं कि सब सेंटेंस में थोड़ी सी सेटिंग अरेंजमेंट की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाना। तो इसीलिए हम लोग को अरेंजमेंट सही रखनी है। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, कभी भी पहले नहीं आती है। आगे सुनिएगा, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर। अब ये दोनों चीज, ये क्या है, दोनों चीज है। तो मिस्टर गुप्ता क्या हो गया, मिस्टर गुप्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो कहेगा द प्रोफेसर क्या हो गया, तो द प्रोफेसर हो गया, ये हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। यह क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, या इसी को कहेंगे एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट, क्योंकि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मिस्टर गुप्ता है तो क्या है, प्रोफेसर है। बिल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या हो गया, मेन वर्ब। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आगे समझिएगा इस सेंटेंस में, द क्वेश्चंस ऑफ देयर एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस। अब इसमें देख रहे हैं कि द क्वेश्चंस ऑफ देयर एक्सरसाइज, पूरी लग रहा सेंटेंस सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ ही सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर द क्वेश्चंस क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो कहेगा ऑफ देयर एक्सरसाइज क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अजम्प्ट। क्या हो गया, अजम्प्ट। क्या हो गया, अजम्प्ट। देखिए पढ़ने का मतलब समझिएगा, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ए और जे के बीच जब डी हो तो डी को साइलेंस रखना। क्या रखना, साइलेंस। यानी इसको जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अजम्प्ट। क्या पढ़ेंगे, अजम्प्ट। अब ये अजम्प्ट क्या है, तो अजम्प्ट वही होता है जो जिससे लिया जाता है सब्जेक्ट। तो देखिए द क्वेश्चंस किससे लिया गया है, ऑफ देयर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ही लिया गया, तो जिससे लिया जाता है यानी वो क्या होता है, अजम्प्ट। क्या होता है, अजम्प्ट। यानी अब समझिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एट्रीब्यूट और अजम्प्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस वही होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के पहले क्या नहीं आता है, तो प्रीपोजिशन नहीं आता। देखिए इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, क्या नहीं आता है, प्रीपोजिशन। लेकिन अजम्प्ट के पहले
क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। यानी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर और भी तैयार हो गया, सब्जेक्ट प्लस एडजंक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, एडजंक्ट क्या होता है जिसे सब्जेक्ट लिया जाता है, जिसे सब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे कह देंगे द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आता कहां से, कॉलेज से होता है। तो समझिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, तो द प्रिंसिपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ऑफ कॉलेज क्या हो गया, एडजंक्ट हो गया। क्या हो गया, एडजंक्ट हो गया। क्या हो गया, एडजंक्ट। इसी को हम लोग एडजंक्ट को ही पार्टिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिटिव, पार्टिटिव, पार्टिटिव या एडजंक्ट, पार्टिटिव या एडजंक्ट उसी को बोलते हैं। यानी पार्टिटिव एडजंक्ट क्या होता है, तो जिसे सब्जेक्ट लिया जाता है। आगे समझिएगा, श्रेया बिकम्स एन एक्ट्रेस, नाम सुनोगे, श्रेया घोषाल, सुन रहा है ना, बहुत मस्त गाना। क्या राग है इसमें, श्रेया घोषाल का राग, अरिजीत सिंह का दर्द, सुने हुए। तो आइए हम लोग समझते हैं। श्रेया क्या हो गया, सब्जेक्ट, बिकम्स एन एक्ट्रेस, देखिए ये तो वर्ब हो गया आपका, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन समझनी है, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एक तरह से करा श्रेया बिकम्स एन एक्ट्रेस, श्रेया बिकम्स एन एक्ट्रेस, लेकिन इस कहने से मतलब हो रहा है कि श्रेया ही क्या है, एक्ट्रेस है। हमें तो ये सब्जेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से सब्जेक्ट भी नहीं, लग रहा है ऑब्जेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से ऑब्जेक्ट भी नहीं लग रहा। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कहिएगा ये नई चीज क्या आ गई, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पर आया हुआ ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, आगे समझिएगा। शी गेव मी 10,000 रुपीज, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया, वर्ब, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब कहिएगा 10,000 रुपीज, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब दो तो ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट है भी, लेकिन ये पूरी तरह से दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंस है, इसे समझिएगा। तो आपको हम चर्चा किए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे हो गया कि मी यानी शी गेव मी, वह मुझे दी, तो यह क्या हो गया, लिविंग थिंग, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और 10,000 रुपीज ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन पढ़े थे, द नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक और माध्यम से समझिएगा, जब वर्ब की विशेषता बताएं या जब वर्ब के बारे में बात करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, दिया, क्या दिया, तो 10,000 रुपीज, तो यह किससे बात हो रही है, वर्ब से। तो ये वर्ब से जब बात होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट से बात हो, जैसे सी गिव्स, वह दी, क्या दी, किसे दी, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या आ रहा है, मी। तो जब सब्जेक्ट के बारे में
हाँ, जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो ऑब्जेक्ट से, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब वर्ब से बात हो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। आप जितना ज्यादा जोड़िएगा उतना हमें मजा आएगा, और उसी अंदाज में हम आप लोग को क्लास लेंगे। अभी बच्चे जुड़े नहीं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।